Hello friends, today we are all going to study one another type of figure of speech, that is alliteration. In हिंदी अनुप्रास अलंकार। जैसा कि एलिट्रेशन में होता है अनुप्रास अलंकार। आप लोग हिंदी में अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन पढ़ा होगा कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही अक्षर या वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई रहती है। मतलब जैसे आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस के में मतलब ज़्यादा शब्दों के स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे तो सेम जो है साउंड आता रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड आता रहेगा या सेम वर्णों की आवृत्ति दिखाई देगी। बार बार एक ही प्रकार के वर्ण अक्षर हमें दिखेंगे तो वहीं पर से समझ लेना होगा कि एलिट्रेशन है, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब इस अलंकार को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ हिंदी के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक ना। जैसे हिंदी में देखते होंगे, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चम्मच से चटनी चटाई। इस सेंटेंस में देखिए कि जितने भी शब्द हैं सबके स्टार्टिंग का जो वर्ण है वो चा 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 चा, ठीक ना। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। इस सेंटेंस में भी तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहां पर भी एलिट्रेशन माना जाएगा। और एक शांग की लाइन है जिसे माधुरी दीक्षित ने गाया था, दीदी तेरा देवर दीवाना। देखिए इस फिल्मी सॉन्ग के लाइन में भी दीदी पहला शब्द है, इसमें दाया, देवर का दाया, दीवाना दीदी तेरा देवर दीवाना। इस लाइन में भी देख रहे हैं द वर्ण की शब्दों के शुरुआत में बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए वहां पर भी एलिट्रेशन होता है। अब इसी के बाद हम लोग एलिट्रेशन की डेफिनेशन इन इंग्लिश ट्राई टू अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लिखा गया द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड भी कह सकते हो और लेटर भी बोल सकते हो, ठीक। कहने का मतलब जैसे किस मतलब आप वर्ड स्टार्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन ध्वनि या अक्षर की रिपीटिशन हुआ है, आवृत्ति हुई है, दोहराया गया है और इसका एलिट्रेशन, तो हमें समझ लेना होगा कि वहीं पर एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। और एग्जाम्पल्स अगर देखिए एक लाइन है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। यहां पर इस लाइन में देख रहे हैं कि डी डी मतलब डी लेटर की आवृत्ति हुई है और आगे टॉयल एंड ट्रबल टी टी की आवृत्ति हुई है, तो इससे यहां पर भी एलिट्रेशन होगा। और सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो लिखा है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इस लाइन में भी एफ वर्ण की आवृत्ति हमें दिखाई दे रही है। एफ साउंड जो है शब्दों के स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। फेयर में एफ, फाउल में एफ, फाउल में एफ, फेयर में एफ। तो इस प्रकार से सेकंड सेंटेंस में भी एलिट्रेशन है, ठीक।
और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के समझ में एलिट्रेशन आ गया होगा। अब इसी के बाद इन द नेक्स्ट सेशन आई शैल मीट यू विद अनदर टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। थैंक्स। और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सीनक डकी, जिसे हम लोग हिंदी में उपलक्ष्य अलंकार कहते हैं। सीनक डकी किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, इस चीज का स्टडी करना है। तो इसमें यह है कि जैसे सीनक डकी में क्या होता है कि जैसे सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई एक ऐसा शब्द या एक्सप्रेशन होगा जिससे जो किसी एक चीज का पार्ट होगा, तो हिस्सा होगा, कि मतलब जहां पर किसी हिस्से को से जो है किसी चीज के पूर्णता का भाव प्रकट हो रहा हो, या किसी पूर्ण चीज से किसी एक हिस्से का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वहां पर ही सीनक डकी होता है, उपलक्ष्य अलंकार होता है। जैसे एक सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है सीनक डकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मीन्स सीनक डकी एक ऐसा अलंकार है इन विच मीन्स जिसमें a part is used for the whole, कि किसी पार्ट का किसी हिस्से का मतलब यूज संपूर्ण के लिए किया गया होता है। आगे है और या द होल इज यूज फॉर अ पार्ट, संपूर्ण जो होता है किसी एक हिस्से के लिए प्रयुक्त हुआ रहता है, तो वहीं पर सीनक डकी होता है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे he works hard to earn his bread, तो इसका मतलब है कि वह अपनी रोटी कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है। तो इस सेंटेंस में जो ब्रेड है, ब्रेड फूड का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। रोटी जो है भोजन का एक हिस्सा है, लेकिन यहां पर एक ब्रेड किस चीज का भाव दे रहा है? पूरी जीविका, पूरे भोजन का भाव दे रहा है कि वह कठिन परिश्रम करता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अर्थात अपनी रोटी कमाने के लिए। तो लिखा तो रोटी गया है, मतलब की पार्ट है भोजन का, फूड का भाई एक पार्ट होता है। थाली में आता है तो अकेले रोटी थोड़ा आता है, रोटी के साथ साथ सब्जी होती है, दाल चावल भी होता है ना। तो रोटी क्या है? एक भोजन का एक पार्ट है, लेकिन इससे संपूर्ण का बोध हो रहा है कि वह कठिन परिश्रम करता है अपनी रोटी कमाने के लिए। तो क्या केवल रोटी कमाने के लिए? ऐसा नहीं है। रोटी एक पार्ट है, लेकिन इससे संपूर्ण का बोध प्रकट किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में सीनक डकी है। वन अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी सी इन दिस वे। तो सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, तो यहां देखिए इंग्लैंड लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया। तो यहां पर जो इंग्लैंड है एक पूरा देश है, इंडिया जो है एक पूरा देश है, संपूर्ण है। लेकिन कहा गया कि इंडिया ने भारत से मैच हार गई, ठीक ना? नहीं, इंग्लैंड ने जो है, सॉरी, इंग्लैंड लास्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया। इंग्लैंड जो था ये भारत के इंडिया के विरुद्ध मैच को हार गया, ठीक ना? मैच हार गया। तो यहां पर देखिए इंग्लैंड का नाम लिया गया है। क्या पूरा इंग्लैंड थोड़ा हार गया? इंग्लैंड की टीम हारी होगी ना। क्या पूरी इंडिया थोड़ा हार गई मैच? इंडिया का एक टीम जो है, जो क्रिकेट टीम थी, उसने मतलब उससे जो है जीता गया मैच, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या है
कि संपूर्ण इंग्लैंड और संपूर्ण इंडिया की बात की गई है, लेकिन ये जो है इसका यूज किसी एक टुकड़े के लिए हुआ है। इंग्लैंड इंडिया से मैच हार गया, ठीक, तो इसमें इंग्लैंड और इंडिया का नाम तो लिया गया, पूरे देश का नाम लिया गया, संपूर्ण का नाम लिया गया, लेकिन इससे संपूर्ण का बोध ना हो करके एक टुकड़े इंडियन और इंग्लैंड टीम की बात हो रही है। तो पहले वाले सेंटेंस में किसी टुकड़े का ब्रेड का जो है संपूर्ण के लिए यूज हुआ, और दूसरे में संपूर्ण का एक टुकड़े के लिए यूज हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में हमें सिनगडकी दिखाई दे रहा है। इसी के बाद हम लोग अपास्ट्रॉफी, जिसे संबोधन अलंकार कहा जाता है, और संबोधन मतलब जैसे किसी चीज को संबोधित किया गया हो। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी निर्जीव वस्तु या किसी मृतक वस्तु या किसी अनुपस्थित वस्तु को सीधे संबोधित किया गया होता है। और ऐसे फिगर ऑफ स्पीच में आप लोगों को मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह भी देखने को मिलेगा। और इस फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और इंग्लिश एग्जाम्पल सीखने से पहले हमको कुछ अलग लहजे में देखना होगा कि इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि अपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में किसी अनुपस्थित या मृतक वस्तु को या किसी निर्जीव वस्तु को से मतलब ऐसे ट्रीट किया गया होता, ऐसे बातें की गई होती है जैसे किसी हम लोग सजीव से बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मोटरसाइकिल से जाते रहते हैं, तो रास्ते में पेट्रोल उसमें मतलब झटका देने लगती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो उसके बाद उस मोटरसाइकिल से कहते हैं अरे अभी क्यों रुक गई, थोड़ा और जो है तुम्हें कोशिश करना। देखिए यहाँ पर मोटरसाइकिल से हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी सजीव से किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से मान लीजिए मोबाइल फोन चलते चलते बंद हो जाए, तो उससे कहते अरे तुम्हें अभी बंद होना था, अभी तो तुम्हें और चलना था, ठीक ना। तो किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन से, निर्जीव वस्तु है, ठीक ना। और जैसे हम लोग देखते हैं जो चीज अनुपस्थित है, जैसे कभी कभी तो वो आसमां वाले जमीन पर उतर कर तो देख, होती है क्या जुदाई की तुम्हें बिछड़ कर तो देख। तो यहाँ पर क्या है कि वो आसमां वाले अर्थात भगवान जो यहाँ धरती पर नहीं है, जो आसमान में है, उनको संबोधित किया गया कि वो आसमां वाले जमीन पर उतर कर तो देख, होती है क्या जुदाई कि तुम्हें बिछड़ कर तो देख। तो यहाँ पर भी अपास्ट्रॉफी है, क्यों, क्योंकि इस जगह पर भी क्या है कि आसमां वाले अर्थात भगवान को संबोधित किया गया है। किसी अनुपस्थित अर्थात भगवान अनुपस्थित है, आसमान में है, और उनसे ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कोई आपके सामने हो। तो इस प्रकार से एक फिल्मी सॉन्ग की जो लाइन है, इसमें भी अपास्ट्रॉफी हमको दिखाई देता है। और जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी से प्रेम करते रहते हैं, अगर वो जो है अनुपस्थित रहता, उसे याद करके कहते हैं कि मुझको तो तेरी जुदाई मार डालेगी, तो किससे कह रहे हैं कि जो अनुपस्थित है। तो यहाँ पर भी अपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। और जैसे एक सॉन्ग और हम लोग देखते हैं जिसे जो है कहा जाता है कि सोनू निगम के पिताजी ने गाया था, ठीक ना। उनका है कि ए दिल तू उसे भूल जा, तरसना छोड़ दे, तड़पना छोड़ दे, बहकना छोड़ दे, मचलना छोड़ दे, ओ गया भूल तू भी भूल जा। तो यहाँ पर इस लाइन में
जो है दिल उसे भूल जा। तो दिल को संबोधित किया गया है जो एक प्रकार से अनुपस्थित है, ठीक ना। तरसना छोड़ दे, तड़पना छोड़ दे, ओ भूल गया तू ही भूल जा। तो इस लाइन में भी हम लोग देखते हैं कि अपास्ट्रॉफी है, संबोधन अलंकार है। अब इसी के बाद हम लोग इंग्लिश में इसके डेफिनेशन देखते हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है एन apostrophe is a direct address to a dead, absent or non-living thing। एन apostrophe मीन्स होता है संबोधन अलंकार जो होता है वो डायरेक्ट एड्रेस होता है, सीधे संबोधन होता है। किसके प्रति? किसी मृतक के प्रति। और किसके प्रति? किसी अनुपस्थित वस्तु के प्रति। और किसके प्रति? किसी जो है मतलब नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु के प्रति। जहां पर सीधे संबोधन किया गया हो वहीं पर अपास्ट्रॉफी होता है। अब इसके बाद कुछ इंग्लिश के एग्जांपल्स लेकर के इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ए लाइन जो है वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है कि अरे कप्तान, मेरे कप्तान, हम लोगों की डरावनी यात्रा तो समाप्त हो गई। देखिए यहां पर इस लाइन में जो कप्तान है वो अब्राहम लिंकन है जो इस समय मर चुका है, और पोएट उसके मृत्यु पर इस कविता को लिख करके उससे मतलब मरे हुए कप्तान को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर मृत्यु को उसके प्रति संबोधन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। और अमेरिका में एक गृह युद्ध सिविल वार हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप जो है पूरी अमेरिका को विजय भी प्राप्त हुई थी। और ये माना जा रहा था कि अमेरिका जो है एक शिप है और उसको चलाने वाला जो है जो कप्तान है, कैप्टन है, वो अब्राहम लिंकन था। और देश को विजय भी प्राप्त हुआ और अंत में जब पूरे देश में स्वतंत्रता का जो है खुशियां मनाई जाने लगी थी, कुल झंडे फहरने लगे थे और कुल जो है बाजे बजने लगे थे, सब अपने हाथों में पुष्प की मालाओं को लेकर के कप्तान के पास स्वागत के लिए आ रहे थे। तो उसी समय किसी ने कप्तान का मर्डर कर दिया और कप्तान अपने पोएट का बड़ा नजदीकी था, और इतना नजदीकी था कि पोएट जो है इसके मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहा था। मरने के बाद में भी इससे कह रहा था, अरे कप्तान, मेरे कप्तान, अब तो हम लोगों की डरावनी यात्रा अर्थात जो युद्ध लड़ना था, हम लोगों ने युद्ध तो लड़ लिया है, हम लोगों ने तो विजय प्राप्त कर लिया है, और तुम उठो। तो यहाँ इस लाइन में किसके प्रति सीधे संबोधन है? मृत्यु के प्रति। यहाँ पर कप्तान मरा हुआ पड़ा है, तो जहां जिस लाइन में मौत को संबोधन हो, मृत्यु के प्रति संबोधन हो, वहां पर अपास्ट्रॉफी होता है। एक एग्जाम्पल और इस पर देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल लिखा गया, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब ट्रेम्बलिंग। ए लाइन पीबी शैली की एक पोयम है, आ लैमेंट, वहां से ली गई लाइन है। तो आप लोगों को पता भी होगा पीबी शैली का जीवन, ये जो है एक पोएट थे और इनके जीवन का जो स्टार्टिंग था, स्टेज था, वो खुशियों से भरा था और एक पोएम लिखते थे। बहुत इन्हें नेम और फेम भी इनका बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और ये कहा जाता है कि बहुत हैंडसम भी थे, जो कुछ भी चाहते थे, जिसको मित्र कह देते थे, उनका मित्र बन जाता था। तो यंग एज के दौरान वर्ल्ड मतलब संसार के सभी लोग कवि का कहना मानते थे, कवि के पक्ष में थे। ऐसा लग रहा था कवि को कि पूरे संसार के लोग तो अपने हैं। और
लाइफ इस समय इनको खुशियों से भरा हुआ, बड़ा आनंददायक, और ये सोचते थे कि जीवन भी बहुत बड़ा महान होता है, कितना अच्छा होता है, क्योंकि इनके जीवन में खुशियां थी। उसके बाद ये सोचते थे कि वो टाइम, समय भी इनके पक्ष में था। लेकिन जब ओल्ड एज आता है, जीवन का लास्ट स्टेज पोएट का आता है, तो ये सारी चीजें उसे नहीं दिखाई देती हैं। ओल्ड एज में पाता है कि जो लोग मेरे पास आते थे, मेरी प्रशंसा करते थे, मुझसे मिलते थे, आज वही लोग मुझसे कट्टी कटा करके चले जा रहे हैं। और वो जीवन जो पहले आशाओं से भरा था, खुशियों से भरा था, आज वही जीवन निराशाओं से भर गया है। और वो समय जो पहले मेरे पक्ष में था, आज मेरे पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर और वर्ड और लाइफ और टाइम को कभी संबोधित किया है, और एक किस समय का, यंग एज के समय का। इस समय इसके पास में चीज नहीं, इसके सामने नहीं है। और वही कहता है कि जब मैं यंग था तो जो कुछ भी ठानता था कर डालता था, लेकिन आज मैं अगर ऑन हुज स्टेप्स आई क्लाइम ट्रायंगल, अगर मैं आज छोटे से भी काम को करने के लिए सोचता हूँ, तो मेरे शरीर की शक्ति ने भी मुझे मेरा साथ छोड़ दिया है, और मैं आज कांपने लगता हूँ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड लाइन में भी संसार को, जीवन को, समय को संबोधित किया गया है। और इस लाइन में वो संसार, जीवन और टाइम यंग एज का है, ठीक है, ओल्ड एज का नहीं है। तो ये अनुपस्थित चीजों के प्रति संबोधन है, इसलिए सेकंड लाइन में भी अपास्ट्रॉफी है। दिस इज पन। पन भी एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। और श्लेष अलंकार का अगर गहराई में हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब होता है चिपकना, ठीक ना। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया गया हो, काफी चीजें उसमें चिपका करके, और अगर उसे अलग किया जाए सारी चीजें अलग अलग हो जाए, ठीक। तो श्लेष का मतलब एक प्रकार से चिपकना होता है। और इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होगा कि जैसे जो भी शब्द होंगे या जो भी अभिव्यक्ति होगी ना, उसको पढ़ने से, सुनने से ऐसा लगेगा कि इसमें डबल मीनिंग इसका आ रहा है, दो अर्थ, ठीक ना। तो जिस अलंकार, मतलब जिस पंक्ति को पढ़ने से पता लगे कि इस पंक्ति में प्रयुक्त जो शब्द है या कह लीजिए वाक्यांश है, इनका कम से कम दो अर्थ सामने निकल करके आ रहा है, दो मीनिंग दे रहे हैं। और थोड़ा ह्यूमरस, बेमजाकिया ढंग से ना, दो मीनिंग, जहां पर एक मतलब शब्द प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश का डबल मीनिंग निकल रहा हो, वहीं पर श्लेष होता है, पन फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक ना। जैसे हिंदी में कहा जाता पानी गए ना ओबरे ना, मोती मानो चून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है, पानी तो एक ही शब्द है, लेकिन इसके दो अर्थ, एक तो जो पिया जाता है पानी वो होता है, और एक पानी का मतलब होता है इज्जत। लोग कहते नहीं चले जाना यहाँ से, नहीं तो पानी उतार लूंगा, तो पानी उतार लेना, तुम्हारा इज्जत ले लूंगा, ठीक ना। तो जहां पर एक ही शब्द प्रयुक्त हो या एक ही वाक्यांश प्रयुक्त हो, लेकिन उसकी मीनिंग एक से अधिक हो, उसको बोलने सुनने से जो है लोग उसके दो दो अर्थ समझते हो, तो वहीं पर पन होता है, ठीक ना। वहीं पर क्या होता है, पन होता है। जैसे कोई कहता है, आप लोग एक फिल्मी सॉन्ग सुना होगा, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, ठीक। तो इस लाइन में भी हमें पन नजर आता है। जैसे कहा गया चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, तो चोली के पीछे
अब क्या मीनिंग है, कोई एक निश्चित मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि चोली के पीछे क्या है, ठीक ना। तो इस तरह से यहां पर भी हमें पन नजर आता है। जैसे इसको हम एक अलग लहजे में समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक बार जो है क्या हुआ कि एक मतलब किसी का मित्र था और वो हाँफते हुए दौड़ते दौड़ते आया और उसने कहा कि यार तुम्हारी पत्नी को मैंने कपड़े उतारते हुए देखा। तो जिसने सुना कि ये ऐसे कह रहा है वो गुस्से में आ गया, उसे पीटने लगा, ठीक। तो उसने जिसे पीटा जा रहा था उसने कहा अरे यार तार पर से उतार रही थी कपड़ा, मैंने देखा कि सुखाने के लिए कपड़ा डाला गया था उसे उतारा गया, ठीक, उतार रही थी। तब वो कहे तुमको पहले बताना था, ठीक ना, क्योंकि जिससे बोला उसने अपने में से तुम्हारी पत्नी को मैंने कपड़े उतारते हुए देखा, तो उसने उसका गलत भाव निकाल लिया, क्योंकि यहां पर कपड़े उतारते हुए देखा का दो भाव जा रहा है। एक तो गलत भाव जा रहा है और एक हो सकता है कहीं पर सूखने के लिए कपड़ा डाला गया हो और उसी को उतारी हो। तो जहां पर एक ही एक्सप्रेशन का व्यक्ति का दो अर्थ निकल रहा हो, वहीं पर पन होता है, वहीं पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक ना। जहां पर कितने अर्थ निकल रहे हो, कम से कम दो अर्थ निकल रहे हो। एक बार कपिल शर्मा के शो में, ठीक ना, आर्यभट्ट का एक मित्र था, वो दूर से जो है हैंड ऐसे शेक किया, तो आर्यभट्ट ने कहा पीछे से क्यों मतलब पीछे से क्यों हिलाते हो, आगे आओ। जितनी भी पब्लिक थी सबके सब हंसने लगी, क्योंकि पीछे से क्यों हिलाते हो इसका गलत अर्थ लोगों ने लगा लिया, जबकि वो हिला क्या रहा था, हाथ हिला रहा था। तो यहां पर भी पीछे से क्यों हिलाते हो, आगे आओ। तो यहां पर भी इस लाइन में भी दोहरा अर्थ निकल रहा है। कुछ लोग समझने वाले समझ रहे हैं कि गलते समझ रहे हैं कि कुछ गलते हिलाने की बात हो रही है, तो लोग हाथ हिलाने की बात, ठीक। तो लोग हंसे क्यों, क्योंकि गलत समझे, ठीक। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि जहां पर जो है एक ही शब्द या एक ही वाक्यांश के एक से अधिक अर्थ या भाव प्रकट हो रहे हो, वहां पर पन होता है, श्लेष अलंकार होता है। और इसकी डेफिनेशन इन इंग्लिश वी कैन लर्न इन दिस वे, इस तरह से इसकी डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। लिखा क्या गया, अ ह्यूमरस वे ऑफ यूजिंग अ वर्ड, मतलब किसी भी शब्द का प्रयोग और कैसे ह्यूमरस वे से, ह्यूमरस मतलब थोड़ा मजाकिया लहजे में, किसी भी शब्द का यूज मजाकिया लहजे में हुआ हो, लेकिन ताकि और ऐसे हुआ हो कि उसकी जो मीनिंग है मतलब मोर देन वन, एक से अधिक सजेस्ट कर रही हो, मतलब एक से अधिक अर्थ रखने वाला हो और थोड़ा मजाकिया लहजे में प्रयुक्त हुआ हो, तो ऐसा जहां पर भी पंक्ति मिलेगी, लाइन मिलेगी, तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर पन है, मतलब श्लेष अलंकार है। और एग्जाम्पल इस तरीके से देखते जैसे है कि यू आर राइट सो आई लेफ्ट, यहां पर इस लाइन में देखिए राइट और लेफ्ट का दो अर्थ निकल रहा है। एक तो ये हो सकता है कि आप सही थे, ठीक ना, सो आई लेफ्ट, और इसलिए ना मैं छोड़ करके चला गया। और एक मीनिंग क्या दे रहा है कि आप दाहिने थे, सो आई लेफ्ट, और इसलिए मैं बाएं हो गया। तो यहां पर राइट और लेफ्ट का दो अर्थ निकल रहा है, एक जगह पर सही के अर्थ में, एक जगह पर दाहिने के अर्थ में। यहां पर लेफ्ट का मतलब एक मतलब जगह पर
मतलब छोड़ने के अर्थ में, एक जगह पर बाएं के अर्थ में। तो इस प्रकार से राइट और लेफ्ट ये जो वर्ड इस लाइन में यूज है ये भी स्लेश के ही लक्षण को दर्शा रहे हैं। और इसके बाद जैसे सेकंड एग्जांपल है, टुमारो यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव। विलियम शेक्सपियर की एक मतलब नाटक में एक हीरोइन थी, ठीक ना, और एक हीरो था। तो हीरो जो था हीरोइन के चक्कर में पड़ा हुआ था, बहुत प्यार करता था, ठीक ना, और उसके बिना एक भी पल जी नहीं पा रहा था। लेकिन जो हीरोइन थी वो बिल्कुल जो है केयर नहीं कर रही थी हीरो का, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी। और इसलिए वो हीरो ने बोला, टुमारो यू विल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, अगर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ पाओगी ना तो निश्चित रूप से कल मैं ग्रेव मैन बन जाऊंगा। ठीक, तो यहां पर जो ग्रेव है, ग्रेव का मतलब एक होता है कब्र, अर्थात जो आदमी मर जाता है कब्र में दफना दिया जाता है उसको भी कहते हैं ग्रेव मैन। तो इसकी तो एक मीनिंग बने कि अगर तुम मेरे प्रेम को नहीं समझ पाओगी, अगर तुम मेरे प्रेम को ऐसे ठुकराती रहेगी तो निश्चित रूप से कल मैं कब्र का आदमी बन जाऊंगा, अर्थात मैं मर करके कब्र में चला जाऊंगा। और इसकी एक मीनिंग और हो सकती है कि अगर कल जो है मतलब अगर तुम मेरे प्रपोजल को नहीं स्वीकार करती हो, मेरे प्रेम को ठुकराती हो, तो कल से मैं ना एक ग्रेव मैन बन जाऊंगा। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। कल से मैं एक गंभीर इंसान बन जाऊंगा। कहने का मतलब एक गंभीर, कल के बाद मैं तुम्हें नहीं याद करूंगा, कल के बाद मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं कहीं आऊंगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस लाइन में भी ग्रेव एक ऐसा वर्ड है जिसका दो अर्थ निकल रहा है, एक तो कब्र वाला आदमी और एक गंभीर आदमी। तो जिस लाइन में शब्दों की डबल मीनिंग निकल रही हो वहां पर पन होता है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम लोग देखते हैं। और इसके बाद जो शेष फिगर ऑफ स्पीच बचते हैं उसे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है उपलब्ध कराएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी करते रहिए। ओके।